इसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, वियोजन अभिक्रिया। बच्चों ध्यान से, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है, प्रतिस्थापन पढ़ना है, द्विविस्थापन पढ़ना है, संक्षारक एंड विकृति गंधिता, ये आज के क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चा, ओके। अब क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चा। एक एक स्टेप बाय स्टेप क्लास चलेगा आपका, एक एक पॉइंट मैं आपको एकदम क्लियर कराता चलूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आपका जो ये दूसरा क्लास है जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा वियोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, और आज कोशिश करूंगा कि ये चारों अभिक्रियाएं आपकी समाप्त हो जाए। तो बच्चों, आपको संयोजन अभिक्रिया बता दिया गया है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे ये किससे क्रिया करती है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया गया है बच्चों। और संयोजन को जानने के लिए, और जो अभी संयोजन को नहीं समझ पाया है, इसके पिछले वाले वीडियो देख लेगा बच्चा, वो उसको क्लियर हो जाएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं वियोजन अभिक्रिया को जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये होती है, आइए समझते हैं। वियोजन मतलब होता है किसी एक पदार्थ का टूटकर, वियोजित होकर, अपघटित होकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाना। ठीक है, वियोजन मतलब किसी एक पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने ले लिया CaCO3, हमने क्या दिया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है या फिर सूर्य की रोशनी में से छोड़ दिया जाता है बच्चों, तो क्या होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड के रूप में विभक्त हो जाता है। और हमने अभी आपको बताया वियोजन का तात्पर्य हो गया कि एक कोई यौगिक है वो टूटकर दो या दो से अधिक अवयवों में, पदार्थों में बढ़ जाता है, तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया और इसके एग्जाम्पल्स। मैं वियोजन अभिक्रिया के एक दो और एग्जांपल्स आपको दे दूंगा बच्चों। जैसे हम करेंगे लेड नाइट्रेट की बात करें, किसके बच्चों, लेड नाइट्रेट की बात करें, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का ट्वाइस। क्या होता है बच्चों, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, जब ये अपघटित होता है, टूटता है, तो लेड ऑक्साइड के रूप में बढ़ जाता है और इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड भी मिलता है बच्चों, तथा इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी विमुक्त होती है। ठीक है, तो क्या क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड के साथ साथ हमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस भी विमुक्त हो जाती है। तो चलिए बच्चों, इसको हम देखते हैं। लेड ऑक्साइड PbO होता है प्लस NO2 हमको प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर NO2 प्राप्त होता है और प्लस हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो जब बच्चों हम ये अवयव प्राप्त कर लेते हैं, तो कहने का मतलब है समीकरण जब बनाया जाता है तो उसको संतुलित समीकरण के रूप में देखा जाता है। तो हमने कहा कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे ये वियोजित होगा, वियोजित हो करके लेड ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन गैस विमुक्त करता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हमें क्या देखना होता है, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं क्या, अभिकारक। क्या कहते हैं बच्चों,
अभिकारक। ये हमारा क्या है? अभिकारक है। और यह जो आप देख रहे हैं इसको उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? अभिकारक है और ये बच्चों उत्पाद है। इस तरीके से आप पॉइंट को आगे रखेंगे। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन टोटल कितना हमको मिला है। 3 दूना 6 ऑक्सीजन है और पीबी यहाँ कितना मिला? 1 है। तो ठीक है, यहाँ पीबी 1 है, कोई बात नहीं। मगर बच्चों नाइट्रोजन यहाँ देखा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया अभी संतुलित नहीं है। तो अब अभी देख लिया जाए, ऑक्सीजन 1, यहाँ 2, यहाँ 2, 4, 1, 5 ऑक्सीजन हुआ, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 6 है। अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ अवयवों में संख्याओं का मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। लेकिन ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि किसमें किससे गुणा करें। तो बच्चों इसके लिए हमें अवयव देखना है। देखिए यहाँ पर 2 1 यानी यहाँ 2 है और पीबी 1 है। तो ठीक है, इसको आप 2 कर लोगे तो फिर ऑक्सीजन डिस्टर्ब 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पीबी आपका कितना हो गया? 2 हो गया बच्चों। तो यह भी आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2PbO हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना नाइट्रोजन कितना हुआ? 4। अब यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 2 ऑक्सीजन है और 4 दूना 8 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। 3 दूना 6 दूना 12 हो गया। अब आराम से मिला लीजिए। 4 दूना 8 2 10 2 12 ऑक्सीजन कंप्लीट, 2 लेड कंप्लीट, 4 नाइट्रोजन कंप्लीट। अब देखिए 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 नाइट्रोजन। तो बच्चों ये आपका होगा वियोजन क्रिया और संतुलित रासायनिक संतुलन। तो जब रासायनिक संतुलन की बात आएगी तो मैं बच्चों एक वीडियो इस पे स्पेशल बना दूंगा कि कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, तो आइए ये चीजें हो गई है। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा। वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई एक अवयव टूटकर एक पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये एक पदार्थ है, ये बच्चों वियोजित हुआ तो लेड ऑक्साइड बना दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया और ऑक्सीजन गैस इसमें से विमुक्त हो गई, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थ बन गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। बस यही चीजें आपको अच्छे से समझनी है और इसको लेकर के आगे चलनी है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया पर। ठीक है बच्चों, ओके चलते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अभी हमने वियोजन अपक्रिया पढ़ा है इसमें, और संयोजन वाला इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाया करेगा। आइए प्रतिस्थापन या विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसको कैसे पढ़ते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। प्रतिस्थापन कहिए, वियोजन कहिए, यह अपक्रिया कुछ ऐसे होती है कि इसमें जो विलयन लिया जाता है, जो पदार्थ लिया जाता है, उसमें उसके प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर अपक्रिया कराई जाती है। ठीक है बच्चों, ये अपक्रिया कैसे होती है? इस जो पदार्थ इसमें लिया जाएगा उसके प्रबलता और दुर्बलता के आधार पर ये होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जब किसी विलयन में कोई प्रबल पदार्थ से या किसी प्रबल पदार्थ से अपक्रिया कराया जाता है तो उसमें जो उस प्रबल पदार्थ से दुर्बल पदार्थ होता है विलयन से विस्थापित हो जाता है, जिसे चलिए तो बच्चों फिर से हम आते हैं आपके बीच। तो हम जब आपको बीच आ रहे हैं तो आए देखिए प्रतिस्थापन और विस्थापन जो है एक ही है। अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। तो आइए पहले हम लोग कुछ इस अपक्रिया को जानने के लिए कुछ फैक्ट देखते हैं, फिर उसके बाद इस पे एंट्री लेंगे। वो फैक्ट जो है एकदम आपके सामने है। वो चीज क्या है कि
NaCaMg, यह एक श्रेणी है बच्चों जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, और इसी के आधार पर इस अभिक्रिया को समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो KNaCaMg Al, आ जाओ ZnFePbHCu, जस्ट इसी के नीचे है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे बच्चों जगह नहीं है। आ जाइए ऊपर, इसी सीरीज यही रहेगी जो मैं यहाँ लिखूंगा, इसी के नीचे लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया Cu, फिर आपका हो जाएगा Ag, फिर होगा HgAe। ये चीजें हम लोगों को बहुत विस्तार से और बहुत दिमाग लगा के जाननी है बच्चों। ठीक है, ये चीजें हमको, एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा प्यारे अच्छे लाल हीरो बच्चों, थोड़ा बस। ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या हम कह सकते हैं सक्रियता श्रेणी है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ऊपर वाला जो होता है अधिक सक्रिय होता है और नीचे वाला जो होता है कम सक्रिय होता है। तो ऊपर वाला अधिक सक्रिय है, नीचे वाला कम सक्रिय है। तो बच्चों प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो विलयन लिया जाएगा और जिस पदार्थ से अभिक्रिया कराई जाएगी वो इस श्रेणी के आधार पर देखा जाएगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। जो ऊपर वाला होगा अपने से नीचे वाले को विलयन से विस्थापित कर देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों समझ में बात आई होगी कि प्रतिस्थापन क्या होता है। ये जो श्रेणी है, इस श्रेणी में से कोई भी जो विलयन में होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जब इसके ऊपर वाले किसी से क्रिया कराई जाएगी तो वो उसको विस्थापित कर देगा। तो इसी घटना को हम कहते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलो बच्चों, समझ में आया बच्चों, ये जो है क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कह सकते हैं। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, आइए देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया CuSO4, मैंने एक विलयन ले लिया क्या, CuSO4 प्लस इस विलयन में मैंने क्या किया, जिंक से अभिक्रिया करा दिया। किससे, जिंक की छड़ डाल दिया। मैंने कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया, उस विलयन में जिंक की छड़ मैंने डाल दिया। तो अब क्या होता है, विलयन का रंग जो होता है बदल जाता है। अब बदलता क्यों है, क्योंकि जिंक जो है जब इसमें जाता है तो कॉपर को विस्थापित कर देता है। हमने अभी आपको बताया कि जो ऊपर होगा वो प्रबल होगा और जो नीचे होगा वो दुर्बल होगा। जो ऊपर होगा बच्चों का होगा प्रबल होगा और जो नीचे होगा वो दुर्बल होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से, कॉपर सल्फेट विलयन में मैंने जिंक की छड़ डाल दिया, तो इसमें देखो जिंक कहाँ है और कॉपर कहाँ है बच्चों। तो जिंक ऊपर है और कॉपर श्रेणी में नीचे है। तो अब क्या होगा, इसमें जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये जो होता है इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब एक और अदर एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसको आप अच्छे समझने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ जाएगा। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया CaSO4 प्लस Cu। अब आप देखिए कि क्या ये रिएक्ट हो सकता है। देखिए बात फिर से एक बार और अच्छे समझ लीजिए। ऊपर वाला अपने से नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, परंतु नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। तो अब देखो CaSO4, Ca कहाँ है इसमें, ये आपका Ca है। ये क्या है बच्चों, Ca है, ठीक है। और ये क्या है, Cu है। Cu कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, नीचे है बच्चों Cu और ऊपर है Ca, अर्थात Ca प्रबल है Cu से। तो Cu Ca को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात यह अभिक्रिया नहीं होगी। इसको लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चों, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर नीचे है और कैल्शियम ऊपर है। तो इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। अब मैं एक अलग एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझिएगा। मैंने बच्चा ले लिया जिंक सल्फेट और प्लस ले लिया कैल्शियम।
तो बताइए क्या यह अब रिएक्ट हो सकता है बच्चों? क्या ये रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन करके ये क्या दे सकता है? ये जानने के लिए आइए वीडियो को आगे बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, अब ZnSO4 प्लस C कैल्शियम जिंक सल्फेट से क्रिया करेगा। तो कैल्शियम बच्चों कहाँ है? विद्युत रासायनिक श्रेणी कह लो या सक्रियता श्रेणी कह लो। तो इसमें कैल्शियम कहाँ है बच्चों? ऊपर, कैल्शियम ऊपर है और जिंक कहाँ है? नीचे है। अर्थात कैल्शियम जिंक को विस्थापित कर देगा और कैल्शियम सल्फेट के साथ मिल जाएगा, बन गया कैल्शियम सल्फेट और प्लस जिंक यहाँ से विस्थापित। ये जो अक्रिया होती है इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अक्रिया कहते हैं। इसमें ये चीज मुख्य है बच्चों, जो ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को विस्थापित करेगा, जो ऊपर होगा वो प्रबल होगा और जो नीचे होगा वो दुर्बल होगा। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे द्विविस्थापन अक्रिया पर। ठीक है बच्चों, आइए। तो प्यारे बच्चों, जो आपका अगला टॉपिक है वो क्या है? द्विविस्थापन अक्रिया। द्विविस्थापन अक्रिया में हमको क्या देखना होता है कि यहाँ पर एक बार अभी आपने पढ़ा है विस्थापन या प्रतिस्थापन, तो उसमें क्या हो रहा था? किसी एक का विस्थापन हो रहा था या एक का प्रतिस्थापन हो रहा था। अब यहाँ पर जो होगा उसमें दोनों का विस्थापन होगा, दोनों इधर अपना स्थान बदलेंगे। तो जब आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे द्विविस्थापन अक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। जैसे बच्चों मैंने लिखा CaSO4 प्लस ZnCO3 अर्थात कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस जिंक कार्बोनेट। अब यहां देखिए, कैल्शियम जिंक को विस्थापित करे या जिंक कैल्शियम को विस्थापित करे, लेकिन आयनों का तो आदान प्रदान होगा ही, अदला बदली होगी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कैल्शियम जिंक को विस्थापित करेगा या जिंक कैल्शियम को विस्थापित करेगा। तो बच्चों ये मायने अब यहाँ नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आयन अलग अलग है और दोनों में आपके एक मूलक है। तो इसलिए आप इसको आराम से बस इसके आयनों का अदला बदली कर देंगे। ये इसके साथ जुड़ जाएगा बच्चा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और अभिक्रिया को जब भी लिखते हैं तो पहले प्लस वाला लिखते हैं फिर माइनस वाला। तो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसके आयन दो होते हैं, इसके आयन दो, ये भी दो, ये भी। आयन सब में बराबर है तो हम कुछ नहीं करना है, बस आयनों को अदला बदली करके लिख देना है। जैसे CaCO3 हो गया अब प्लस ZnSO4। ठीक है बच्चों, तो इसमें संख्याओं में कुछ नहीं करना है, इनकी संख्या में कोई अदला बदली नहीं होगी क्योंकि दोनों की संख्याओं में दोनों की जो संयोजकताएं हैं वो बराबर है। अब एक अलग अभिक्रिया देखते हैं। मान लीजिए बच्चों आपको मिल गया कैल्शियम क्लोराइड प्लस आपको मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका आपको रिएक्शन कराना है। आपको मिला कैल्शियम क्लोराइड और मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों इसका आपको रिएक्शन कराने हैं। तो मैंने कहा जब आयनों की अदला बदली होती है तो उसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये किसके साथ आ जाएगा? Ca जो है किसके साथ आ जाएगा? हाइड्रोक्साइड के साथ। और जो Na है वो किसके साथ आ जाएगा? Cl के साथ। आइए चलते हैं। CaOH एक हो गया प्लस NaCl। जब इस प्रकार से अभिक्रिया को किया जाता है तो ध्यान इस बात का देते हैं बच्चों कि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है। हमने पहले वाले वीडियो में आपको सारी संयोजकताएं बच्चों बता दी है और हमने यह भी आपको बताया कि जब तक आपको ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता क्लियर ना होगी तब तक ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो बच्चों पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसे आप जरूर देखिएगा
क्योंकि चैप्टर के न्यू उसमें मैंने रखी है। अगर वो आप नहीं देखोगे, वो आप नहीं जान पाओगे, तो इस चैप्टर का आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए, पहले वाले को। आइए चलते हैं। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी होती है? 2। हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है? 1। तो मैंने बताया कि ये संख्या इस पे चली जाती है और ये संख्या इस पर चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे बढ़ते हैं। CaCl2 प्लस NaOH, दैट इज आपका देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है, इसकी इस पे जाएगी, एक ही होगा। OH की संख्या बच्चों कितनी है? 2 है, तो ये हो गया OH का ट्वाइस हो गया बच्चों। अब प्लस देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ Cl की संख्या कितनी है? 2। चलिए, यहाँ OH की संख्या कितनी हो गई? 2, लेकिन यहाँ OH की कितनी है? एक ही है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करना है वो बात समझे, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। जब संख्याएं समान होती हैं तो उसमें कुछ नहीं परिवर्तन होता, तो ये इसी तरह सेम है। अब अगर किसी संख्या से गुणा होगी तो बच्चों न इसमें होगी न इसमें होगी, वह संख्या टोटल यहाँ आएगी। तो अगर ये 2 करना है, इसको 2 करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो Na कितना हो गया? 2। Cl कितना हो गया? 2। जब दोनों की संख्याएं 2-2 है तो आप लिखोगे 2NaCl। आपका ये बन गया बच्चों पूरा अभिक्रिया। ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड देता है। तो बच्चों ये आपके जो हैं वो कौन सी क्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे इस क्रिया को। ठीक है, और बच्चों जिनको समझ में नहीं आया होगा वो मुझे कमेंट करके बता देगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई है। बच्चों जो बात समझ में नहीं आएगी लिखकर अच्छे से आप पॉइंट में लिख दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आई इस वीडियो में, मैं उस पर पुनः विचार करके आपको बच्चा जरूर समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं दूसरे वीडियो में। हाँ बच्चों देखिए, अगर आप लोग इसका डिफिनेशन जान चुके हो तो ठीक है, अन्यथा मैं एक बार फिर से आपको इसकी डिफिनेशन बता देता हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया को मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि जिस अभिक्रिया में आयनों का अदला बदली हो, क्या आयनों की अदला बदली हो बच्चों, वही आपके क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस बात को मैंने शुरुआत में भी बता दिया था बच्चों, कोई बात नहीं है, एक बार ये भी आप देख लो, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम चलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया पर। इस अभिक्रिया की मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अब चलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया पर। अगला जो आपका रिएक्शन है, अगला जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों? रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है इसको 2 वर्गों में रखा जाता है, ध्यान से समझिएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया को बच्चों 2 वर्गों में रखते हैं। पहला जो है तो जो हम बात कर रहे थे रिडॉक्स अभिक्रिया की, तो हमने अभी क्या समझा? ऑक्सीकरण। अभी कुछ नहीं समझा सर, वही मैंने रिडॉक्स अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, और दूसरा जो है अपचयन। नहीं सर जी, फिर से बता दीजिए, करिए बोलिए। आज अभी तो हमने कहाँ पढ़े थी इससे पहले? तो बच्चों हम अभी देखेंगे क्या? रिडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले हमने अभी जो पढ़ा है वो टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी, जिसको हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ा है। ओके, अब हम आएंगे रिडॉक्स अभिक्रिया को बच्चों 2 वर्गों में रखे हैं। एक क्या है? ऑक्सीकरण, दूसरा क्या है? अपचयन। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो बच्चों है इसको बोलते हैं अपचायक। अपचायक अभिक्रिया या उच्चयन अभिक्रिया। अपचायक या
उपचयन। बहुत ध्यान सुनिए, हमने अभी आपको क्या बताया बच्चों, आक्सीकरण अभिक्रिया को हम अपचायक या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है अपचयन, इसको एक और नाम से जानते हैं आक्सीकारक के नाम से। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया को किस नाम से, आक्सीकारक के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। अब बात ये फंसती है कि सर जो रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोगों ने देखा जिसमें आक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में आक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी उसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बच्चों कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि आक्सीकरण है क्या, अपचयन है क्या। ठीक है बच्चों, देखो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो बच्चों, इसलिए कि जब आप लास्ट तक रहोगे तभी आपको लास्ट की सारी चीजें समझ में आ पाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, आक्सीकरण और अपचयन जब तक नहीं समझेंगे आप तब तक आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की समझ में नहीं आएगी। तो बच्चों वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप भाई का फायदा है। प्यारे बच्चों आ जाओ चलते हैं। आक्सीकरण में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अवयव जुड़ता है, अवयव जुड़ता है, आयन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, अवयव जुड़ता है, आयन की वृद्धि होती है बच्चों, और हाइड्रोजन की कमी या हाइड्रोजन निकलता है, वह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। बस इसी पॉइंट को उलट दीजिए, ये हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर उलट के चिपका दीजिए, हो जाएगा। तो क्या इस पे लिखेंगे, H2 जुड़ता है, एकदम आराम से, O2 निकलता है। समझ गए होंगे अब क्या करना है, बस इसी को उलट के चिपका देना है। क्लियर एकदम। अच्छा बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, कुछ एग्जाम्पल जानेंगे तभी क्लियर होगा। इस चीज को आप लोग बढ़िया से बच्चों नोट बना लो, नोट करके लिख लीजिए, ताकि मैं जब आपको एग्जाम्पल दूं तो आपको सारी चीजें समझ आए। तो आइए बच्चों, हम अब जो हमारी टॉपिक है ऑक्सीकरण जानते हैं क्या है। हमने बताया ऑक्सीकरण को आप अपचायक या उपचयन के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको रिएक्शन में, कहीं कहीं अभिक्रिया में आपसे पूछ देगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या है या अपचायक अभिक्रिया क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप उसमें लिख दीजिएगा कि ऑक्सीकरण को ही उपचयन या अपचायक कहते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझते हैं बच्चों कि जो अभिक्रिया है वो क्या है, कैसे है। आइए, जब कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, कॉपर की जब अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है बच्चों, तो ये क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है, CuO बनाता है। अब ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर में 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिसमें ऑक्सीजन क्रिया करेगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके माध्यम से लोहे में जंग लग जाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे लोहे में क्या होता है कि सरिया जो है रोड पे कहीं फेंक दी जाती है, तो आप देखोगे धीरे धीरे उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने आपके है ये आप देख रहे हो, क्या है जो ब्लेड की पत्ती होती है ऐसा ही होती है बच्चों, ये ऐसा क्यों लग रहा है, जंग लगा है, देखो ध्यान से बच्चों, जंग लगा इसमें भी देखिए जंग लगी है ना। अगर बच्चों इसको अच्छे से रगड़ लिया जाए, देखो इसमें तो छोड़ रहा है ना,
इसमें से धूल जो होती है ये निकलती है। देखिए रगड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा चमक आई बच्चों ने। तो कहे का मतलब क्या हो गया, जो जंग होती है, जो जंग लगती है, वो होती क्या है, ये फेरस होता है, लोहा है, लोहे का भाग है, ठीक है। जो भी आपको दिखाया गया सरिया, जो ब्लेड है, पत्ती, ये क्या होती है, लोहे की बनाई होती है, फेरस की। जब फेरस जो होता है क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो फेरस ऑक्साइड बना देता है। तो वह अभी क्या हो जाता है, फेरस जब क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ये क्या करता है, फेरस ऑक्साइड बना देता है। इसकी में 2 से गुणा कर दो, ये भी हो जाएगा। तो अब जब ये फेरस ऑक्साइड बना देता है प्यारे बच्चों, तो वही इसी को हम कहते हैं जंग लग गया। और जिस धातु में ऑक्सीजन क्रिया करता है, ऑक्साइड बनाता है, उसकी जो होती है गुणवत्ता में बच्चों कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसी अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अलग से कोई टॉपिक संक्षारण नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा। संक्षारण क्या होगा, इसी में हम समझा दे रहे हैं। जब कोई धातु आर्द्रता ग्रहण कर ले, आर्द्रता ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, वो नमी ग्रहण कर ले, जिसके कारण उसमें जंग लग जाए और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए, तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसी साथ संक्षारण भी आपको क्लियर होगा। ये हो गई ऑक्सीकरण क्रिया। अब इसी लगे हम लोग समझेंगे अपचयन क्रिया। क्या बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन क्रिया जो होती है, इसे एक और नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अपचयन को ऑक्सीकारक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं बच्चों। अपचयन को किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब चलिए, जब कॉपर ऑक्साइड, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हाइड्रोजन गैस के सामने लेके जाते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से प्रोवाइड कराते हैं, तब क्या होता है, इसमें से H2O बन जाता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। जब मैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको पढ़ा रहा था बच्चों, उसी वक्त आपको बताया था मैं कि जो ऊपर होता है अपने से नीचे वाले को विलयन से विस्थापित कर देता है। तो हाइड्रोजन जो सक्रियता श्रेणी में लिखा था, सक्रियता श्रेणी में बच्चों आपको जो मिला था, यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। सक्रियता श्रेणी जो आप लिखे थे, इसमें हाइड्रोजन यहाँ था और कॉपर नीचे था। ये देखिए हाइड्रोजन ऊपर है बच्चों इसमें, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को विस्थापित कर देता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रहा है बच्चा, ठीक है। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। क्या बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अब एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की आपकी बची हुई है, विकृति गंधिता, ठीक है। अभी मैं उसको भी क्लियर करूंगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझेंगे कि अभी तो हमने पढ़ा ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया को हमने पढ़ा था कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जब ये अलग अलग हो रहा है, तो अब हमें एक ऐसा अभिक्रिया करानी है कि जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ठीक है बच्चों। इस बात को यानी रेडॉक्स अभिक्रिया को जानने के लिए आपको वीडियो में बना रहना होगा बच्चों। अभी थोड़ा देर और बने रहिए, जस्ट मैं अभी आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का भी प्रक्रिया बताता हूँ, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब इस चैप्टर की जो सबसे खूबसूरत अभिक्रिया है, जिसका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए इस अभिक्रिया को जानते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण प्लस अपचयन दोनों एक साथ होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन होती है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
बच्चों एकदम इत्मीनान से समझते चलो। जिस अभिक्रिया में आंशिक और अपचयन दोनों एक साथ हो वह अभिक्रिया क्या है? आप चलिए CuO प्लस H2 से हमने क्रिया कराया। क्या किया? CuO प्लस H2 से हमने क्रिया कराया, तो क्या हो रहा है ये चीज हमको जानना है और देखना है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या ये इससे क्रिया करेगा? देखो हाइड्रोजन है, इसमें क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो क्या होगा? देखो बना Cu प्लस H2O। ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वह क्रिया क्या होती है? अपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है वो क्या होता है? अपचयन। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया? विस्थापन। अपचयन। अच्छा। कॉपर का क्या हो गया? अपचयन, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया। कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो कॉपर का अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जाके क्या हो? जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्रिया क्या है? ऑक्सीकरण। जिस अभिक्रिया में बच्चों ऑक्सीजन जुड़ता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीकरण। जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है वह होता है अपचयन। तो आपका कॉपर का अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। समझ आया बच्चों? तो जिस अभिक्रिया में अपचयन ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स क्रिया कहलाती है। तो मुझे भरोसा है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे और अच्छे से जान चुके होंगे। तो बच्चों मैं एक चीज आपसे कहूंगा, इस वीडियो को आप देखिएगा, लास्ट तक पूरा फुल देखें। अगर आप पूरा वीडियो देखे हो बच्चों और आपको पूरी बात समझ में आई हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में एक चीज जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लास्ट बात। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अब तक संयोजन पढ़ा, वियोजन पढ़ा, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ा, विस्थापन पढ़े बच्चों, और हम लोगों ने उसके साथ साथ द्विविस्थापन और वियोजन के साथ साथ हम लोगों ने संक्षारण की जो क्रिया थी, जब ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे उस समय समझा था। संक्षारण का मतलब है बच्चों धातुओं में जंग लगना, ठीक है, धातुओं के गुणों में परिवर्तन होना, उनके गुणों में कमी आना ही संक्षारण होती है। तो ये चीजें हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट इस चैप्टर की पॉइंट है विकृति गंधिता। तो विकृति गंधिता ध्यान से समझिएगा। विकृति मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? विकृति मतलब परिवर्तन। गंधिता माने गंध में, गंध माने सुगंध में, सुगंध माने उसके महक में, यही ना होता है। तो विकृति गंधिता जो होती है प्यारे बच्चों, वह क्या होता है? उसके गंध में परिवर्तन, अर्थात जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो भोज्य पदार्थ हम सेवन करते हैं, उसके गंध में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी घटना को विकृति गंधिता के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नमकीन है और जो ये चिप्स वगैरह सब पैक होकर के आते हैं, उसकी विकृति गंधिता यानी कि उसके गंध में परिवर्तन होने से बचाने के लिए पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, जिससे वह क्या होता है? अपने मूल रूप में पड़ा रहता है, यानी जिसको हम कहते हैं कुर्कुर। क्या कहते हैं?
कुरकुराता है, तो वो जो होता है पैकेट में उसकी स्थिति को बनाए रखता है। और अगर ये बच्चों पैकेट में कहीं भी थोड़ा सा सुराख हो गया ना, तो वो जो कुरकुर है ना वो पूरी तरह मुरमुर हो जाएगा, समझ गए? अर्थात वो क्या हो जाएगा, मुरमुराई जाएगा, वो कहानी खत्म हो जाएगी। जब उसको खाएंगे ना तो अलग प्रकार की एक गंध भी आएगी और उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है? तो जो उसके स्वाद में परिवर्तन हुआ, उसके गंध में परिवर्तन हुआ, उसके स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो क्या है? विकृति गंधिता है। मुझे लग रहा है बच्चों टॉपिक आपको पूरी समझ में आई होगी। क्लास में हमने ये चीजें आज पढ़ी है। कौन कौन सी टॉपिक आज हमने क्लियर किया है देखिएगा। वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, संक्षारण और विकृति गंधिता को हमने आज इस वीडियो में बच्चों क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। और बच्चों आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आई होगी इसमें से, या इसके पहले वाले वीडियो में से जो टॉपिक समझ में नहीं आई होगी, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर अवगत कराएं। मैं आपको उसका पूरा सलूशन एक बार फिर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात और बच्चों, इस वीडियो में हमने साइंस के जो टॉपिक थे उसको क्लियर कर लिया है। और बच्चों हमने कुछ टॉपिक अभी छोड़ा भी है, ठीक है? और जो ठीक ठाक बच्चे हैं, जो बच्चे किताब को पढ़ते हैं या फिर और किसी को वीडियो को देखते हैं, वो इस वीडियो को एक बार देखेंगे और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि कौन सी टॉपिक छूटी है। अगर कोई टॉपिक छूटी होगी तो मैं वो टॉपिक आपको जरूर बताऊंगा बच्चों। और इसके बाद अगले वीडियो में आपकी जो क्वेश्चन आंसर है उस क्वेश्चन आंसर को आपको कराया जाएगा। उसमें जो भी टॉपिक दिखेगी सब आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है बच्चों? तो ये वीडियो मेरा अभी ये रेडॉक्स अभिक्रिया विकृति जो था इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है बच्चों, ठीक है? इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा दिया है। हाँ, इसमें से जो क्वेश्चंस है, जो इसमें लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, वो सब इसके अगले वाले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को जरूर प्रोवाइड करिए और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। छोटे टीचर समझकर बच्चों आप लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके जीवन बनाने की हमने ठान ली है, तो बस आप भी ठान लीजिए। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।